बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज एक नए वीडियो लेक्चर के साथ मोहम्मद साजिद। हमारा चैप्टर चल रहा है प्रोकैरियोट्स, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। तो इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स ऑफ बैक्टीरिया। अब हम लोग बैक्टीरिया के वो एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे जो बेनिफिशियल हैं, यानी सिंपली हम लोग यूजफुल एस्पेक्ट्स या एडवांटेज ऑफ बैक्टीरिया डिस्कस करेंगे। हम कौन कौन से एस्पेक्ट्स को, बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रोल या इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया इन बायोटेक्नोलॉजी, रोल या इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया इन रिसर्च, बायोरिमीडिएशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, रिसाइक्लर और डिकम्पोजर्स, रोल इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, इंडस्ट्रियल प्रोसेस या इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस, डेयरी प्रोडक्ट्स, बायोफ्यूल एंड फाइनली कमेंसलिज्म। ये हमारे पास लिस्ट के मुताबिक 10 यानी 10 बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स ऑफ बैक्टीरिया हैं, जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास सबसे पहले हम लोग स्टार्ट लेंगे एडवांटेज या यूजफुल एस्पेक्ट ऑफ बैक्टीरिया इन बायोटेक्नोलॉजी। जब हम बायोटेक्नोलॉजी में इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया को डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। जेनेटिक इंजीनियरिंग को हम लोग कुछ यूं डिफाइन करते हैं सिंपली कि द ट्रांसमिशन या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डीएनए और जीन फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। जब हम किसी एक सेल से जीन को पिक करके ट्रांसफर करें किसी दूसरे सेल में, तो वो सेल जेनेटिकली इंजीनियर्ड या जेनेटिकली मॉडिफाइड हो जाता है। अब हमारे पास जेनेटिक इंजीनियरिंग में सिंपली अगर हम लोग बात करें तो हम किसी भी ऑर्गेनिज्म से जीन ऑफ इंटरेस्ट को पिक करके दूसरे सेल में अपने होस्ट सेल में ट्रांसफर करते हैं या टारगेट सेल में ट्रांसफर करते हैं। अब इस जेनेटिक इंजीनियरिंग के दौरान बैक्टीरिया को मेजरली हम लोग 2 बेसिक स्टेप पे यूज कर सकते हैं। नंबर 1, जीन वेक्टर, कि जब हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म में जीन को ट्रांसफर करेंगे तो जीन ट्रांसमिशन के लिए चाहिए वेक्टर। जीन वेक्टर मीन the agent which used as a carrier of gene, कि वो एजेंट, वो सोर्स जिसके जरिए आप जीन को ट्रांसफर करें किसी भी दूसरे सेल में, तो उसको कहा जाएगा जीन वेक्टर। वो एजेंट के तौर पे बैक्टीरिया का कॉमनली यूज होता है प्लाज्मिड। बैक्टीरियल प्लाज्मिड यूज एज अ जीन वेक्टर means that the plasmid used for the transmission of gene from one cell to another cell। अब हमारे पास प्लाज्मिड या जीन वेक्टर के तौर पे जब हम लोग प्लाज्मिड यानी बैक्टीरियल प्लाज्मिड को यूज करेंगे तो हमारे पास इसमें कॉमन एग्जांपल है ट्रांसजेनिक प्लांट्स, कि हम अपना कोई भी जीन ऑफ इंटरेस्ट, वो जीन जो हमारे पास जो है हमें किसी न किसी यूजफुल प्रोडक्ट के लिए चाहिए, हम उससे डिफरेंट प्लांट्स में ट्रांसफर करेंगे। तो वो जो ट्रांसफर करेंगे उसके बाद प्लांट का जीनोम मॉडिफाई हो जाएगा, इसलिए इनको कहा जाएगा ट्रांसजेनिक प्लांट्स। ट्रांसजेनिक प्लांट्स में कॉमन एग्जांपल जो है वो है गोल्डन राइस। गोल्डन राइस कैसा राइस है? ये हमारे पास ट्रांसजेनिक यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस है। हुआ क्या कि हमारे पास एक प्लांट होता है डेफोडिल। डेफोडिल में
कॉमन जो प्रोडक्ट होता है वो होता है बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन डैफोडिल में इसलिए प्रोड्यूस्ड होता है कि डैफोडिल में बीटा कैरोटीन का जीन है। अब बीटा कैरोटीन क्या है? बीटा कैरोटीन इज अ प्रीकर्सर ऑफ विटामिन ए। तो विटामिन ए का प्रीकर्सर है बीटा कैरोटीन, जिसका जीन प्रेजेंट है डैफोडिल प्लांट में। हमने डैफोडिल प्लांट से बीटा कैरोटीन का जीन रिमूव किया, बीटा कैरोटीन का जीन आइसोलेट किया और बाय यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफेशियन प्लाज्मिड, हमारे पास एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफेशियन। ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफेशियन का हमने यूज किया प्लाज्मिड एज अ जीन वेक्टर, और उस प्लाज्मिड के थ्रू हमने राइस में बीटा कैरोटीन यानी विटामिन ए का जीन ट्रांसफर किया। वो राइस जो जेनेटिकली मॉडिफाई है थ्रू द इंजर्शन ऑफ बीटा कैरोटीन जीन, उसे कहा जाता है गोल्डन राइस। अब ये एक कॉमन राइस और गोल्डन राइस में डिफरेंस क्या है? कॉमन राइस में बीटा कैरोटीन की प्रोडक्शन नहीं होगी क्योंकि उसमें कॉमन बीटा कैरोटीन का जीन नहीं है, लेकिन गोल्डन राइस को हमने चूंकि जेनेटिकली मॉडिफाई किया थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग बाय यूजिंग द प्लाज्मिड ऑफ बैक्टीरिया, हमने इसमें जीन को ट्रांसफर किया डैफोडिल से लेकर, तो अब ये जो गोल्डन राइस है, नाउ दिस गोल्डन राइस कैन सिंथेसाइज टू बीटा कैरोटीन यानी विटामिन ए सिंपल लैंग्वेज में। अब ये वो राइस है जो न सिर्फ एज अ सोर्स ऑफ राइस है बट आल्सो सोर्स ऑफ विटामिन ए। ये गोल्डन राइस जो है ये सोर्स ऑफ विटामिन ए है। अब विटामिन ए की इंपॉर्टेंस आप सबको पता है कि विटामिन ए इज आल्सो नोन एज रेटिनोल। ये रेटिना में पिगमेंट यानी ऑप्सिन्स को सिंथेसाइज करता है, जिसकी वजह से ब्लाइंडनेस नहीं होती। अब दुनिया में विटामिन ए प्योरिटी की वजह से हर एक इंसान को अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से ब्लाइंडनेस का रेशो बढ़ता जा रहा था। तो अब हमने क्या कर दिया कि बैक्टीरियल प्लाज्मिड को यूज करके राइस में जब विटामिन ए का जीन ट्रांसफर किया, तो अब जो लोग गोल्डन राइस को इस्तेमाल करेंगे अल्टीमेटली साथ उनको क्या मिलता जाएगा? विटामिन ए। इसलिए ब्लाइंडनेस का रेशो कम होता जाएगा इन पुअर पीपल। नेक्स्ट नंबर पे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में बैक्टीरिया को यूज कर सकते हैं एज एक्सप्रेशन वेक्टर। जीन वेक्टर में तो सिर्फ बैक्टीरियल प्लाज्मिड यूज होता है, लेकिन एक्सप्रेशन वेक्टर में हमारे पास कंप्लीट बैक्टीरियल सेल यूज होगा। बैक्टीरियल सेल हम लोग दो पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। नंबर वन, सिंपली जीन क्लोनिंग, कि अगर हम किसी जीन की मल्टीपल कॉपीज चाहते हैं तो हम उस जीन को बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर देंगे। चूंकि बैक्टीरिया मोस्टली इकोलाई बैक्टीरिया को यूज किया जाता है जीन क्लोनिंग के लिए, जो कि जस्ट ओनली 20 मिनट्स में डिवाइड होता है। जब वो बैक्टीरिया 20 मिनट्स बाद रेप्लिकेट होकर डिवाइड होगा, तो हर 20 मिनट्स के बाद हमने जो जीन इंसर्ट किया था बैक्टीरिया में, उसकी आइडेंटिकल कॉपी बनती जाएगी। उस आइडेंटिकल कॉपी ऑफ जीन की वजह से इसे कहा जाएगा जीन क्लोनिंग। तो इंशाअल्लाह अजीज ये आप सेकेंड ईयर में डिटेल से भी डिस्कस करेंगे कि प्लाज्मिड को एज अ जीन वेक्टर कैसे यूज किया जाता है और ई कोलाई को एज अ जीन क्लोनिंग वेक्टर के तौर पे कैसे यूज किया जाता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि बास टाइम हम जीन डायरेक्ट बैक्टीरिया में इंसर्ट करते हैं टू गेट प्रोडक्ट। अब आजकल बहुत सारे ऐसे कॉमन प्रोडक्ट हैं जिनका सोर्स हमारे पास बैक्टीरिया है। हम लोग कोई भी ऐसा जीन जो बैक्टीरियल सेल में एक्सप्रेस होकर अपना प्रोडक्ट बना सकता है, उसे बैक्टीरिया में ट्रांसफर करके तो फिर बैक्टीरिया हमारे लिए वो प्रोडक्ट सिंथेसाइज करता है। जैसे आप सब लोगों ने 10th क्लास में जीन मैनिपुलेशन या जेनेटिक इंजीनियरिंग के टॉपिक में पढ़ा कि फॉर एग्जांपल इंसुलिन का जीन, ह्यूमन इंसुलिन का जीन अगर हम बैक्टीरिया में ट्रांसफर करें
तो दिस इंसुलिन जीन कैन एक्सप्रेस in bacterial cell, and bacterial cell can synthesize to insulin. तो अब चूंकि आप लोग देखते हैं आपके इर्द गिर्द डायबिटिक पेशेंट, शुगर के बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको इंसुलिन चाहिए, तो अब उनके लिए जो इंसुलिन होती है उसको टिपिकली कहा जाता है हीमोलिन। वो इंसुलिन जो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यानी सिंपली जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू या सिंपली बैक्टीरिया के थ्रू सिंथेसाइज्ड की जाए, उस इंसुलिन को कहा जाएगा हीमोलिन। या सिंपल लैंग्वेज में जो इंसुलिन बैक्टीरियल सेल यानी रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू सिंथेसाइज्ड की जाए उसका नाम होगा हीमोलिन। सिमिलरली ग्रोथ हार्मोन्स, आप देखते हैं कि आपके पास बहुत सारे मैगजीन्स में आपके पास कमर्शियल्स होते हैं कि अपनी हाइट को बढ़ाएं, तो या और बहुत सारे वो लोग जो कि ड्वार्फ रह जाते हैं तो उनकी ट्रीटमेंट की जाती है थ्रू ग्रोथ हार्मोन। ये ग्रोथ हार्मोन का जीन भी बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफॉर्म करके फिर वहां से बैक्टीरिया के थ्रू ग्रोथ हार्मोन्स और बाकी बहुत सारी प्रोटीन सिंथेसाइज्ड की जाती हैं। लेकिन यहां पे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि बहुत सारी वैक्सीन प्रोटीन्स सिंथेसाइज्ड की जाती हैं थ्रू बैक्टीरियल सेल। जैसे आजकल जो कॉमन आप लोग नाम सुनते हैं, कोरोना वायरस की वैक्सीन बन रही है, तो वो कोरोना वायरस की वैक्सीन भी जो बन रही है स्पेशली फाइजर कंपनी की, वो आपके पास रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बेस्ड है। तो ये जो वैक्सीन हैं ये भी आपके पास बैक्टीरियल सेल को यूज करके सिंथेसाइज्ड की जा सकती हैं। नेक्स्ट नंबर पे बायोटेक्नोलॉजी के बाद रोल ऑफ बैक्टीरिया इन रिसर्च। रिसर्च में यानी कि डिफरेंट साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स को स्टडी करते हुए बैक्टीरिया का क्या रोल है। वैसे तो बैक्टीरिया ऑलमोस्ट हर एक बायोलॉजिकल साइंटिफिक वर्क के लिए मॉडल ऑर्गेनिज्म है कि ऑलमोस्ट हर किस्म का स्पेशली जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री वगैरह की साइंस में बैक्टीरिया एज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म यानी कॉमन ऑर्गेनिज्म फॉर रिसर्च है। लेकिन मैंने यहां पे वो एग्जांपल पिक किए हैं जो कि आपको इजीली समझ आए। जैसे आपने एक टॉपिक पढ़ा था कि डीएनए एज अ हेरिडिटी मटेरियल, तो डीएनए एज अ हेरिडिटी मटेरियल को प्रूव करने के लिए जो मेजेल्सन एक्सपेरिमेंट था उसमें बैक्टीरिया को यूज किया गया। तो बैक्टीरिया वाज यूज्ड to prove that DNA as hereditary material during research। तो रिसर्च के थ्रू ये पता चला कि डीएनए हेरिडिटी मटेरियल है, लेकिन उसकी रिसर्च के लिए जो मॉडल ऑर्गेनिज्म था वो था बैक्टीरिया। सिमिलरली डीएनए रेप्लिकेट यानी डीएनए अपनी कॉपियां कैसे बनाता है, तो डीएनए कॉपीज बनाने के लिए हमारे पास हिस्ट्री में 3 टाइप ऑफ मेजर मॉडल्स हैं। नंबर 1 कंजर्वेटिव मॉडल, नंबर 2 डिस्पर्सिव मॉडल और नंबर 3 सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन रिजेक्टेड है, इसी तरह डिस्पर्सिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन रिजेक्टेड है, लेकिन सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन एक्सेप्टेबल है। क्योंकि सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है, यानी ये थ्रू रिसर्च प्रूव्ड है। और ये जो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन प्रूव किया गया, ये ड्यूरिंग स्टडी ऑन बैक्टीरिया किया गया। तो इसलिए बैक्टीरिया यूज फॉर रिसर्च पर्पस इन मैनी बायोलॉजिकल साइंटिफिक फील्ड्स। नेक्स्ट नंबर पे रोल ऑफ बैक्टीरिया इन बायो रेमिडिएशन। यहां पे वर्ड रेमिडिएशन मीन्स द ट्रीटमेंट, बट द ट्रीटमेंट ऑफ विच, तो बायो रेमिडिएशन की अगर हम डेफिनेशन करें तो रिमूवल और डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स। आजकल आपको पता है
कि एनवायरमेंट के अंदर बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स हैं बिकॉज ऑफ एक्सेसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन, या तो बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड अदर व्हीकल्स एंड मैनी अदर सोर्सेज। तो अब हमारे पास एनवायरमेंट के अंदर बहुत सारे एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स हैं। अब डे बाय डे एनवायरमेंट के अंदर पोल्यूशन बढ़ती जा रही है। एनवायरमेंट मीन इट मे बी सॉइल, इट मे बी वाटर और इट मे बी एयर। अब हमारे पास हमारे इर्द गिर्द सॉइल में, वाटर में, एयर में बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स हैं। उन पॉल्यूटेंट्स को रिमूव करना या डिग्रेड करना यानी मॉडिफाई करके उनसे दूसरे मॉलिक्यूल्स बनाना या दूसरे कंपोनेंट्स बनाना बाय यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहां तक रिमूवल और डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट इज रेमिडिएशन, बट दिस रेमिडिएशन बाय यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज बायो रेमिडिएशन। इसमें न सिर्फ बैक्टीरिया बल्कि फंजाई और प्लांट्स भी यूज किए जा सकते हैं। अगर आप प्लांट्स को इन टॉक्सिक, इन पॉल्यूटेंट मटेरियल को रिमूव करने के लिए यूज करेंगे तो उसका फिर स्पेसिफिक नेम होगा फाइटो रेमिडिएशन। लेकिन बायो रेमिडिएशन का जब टर्म आएगा तो उसमें कॉमनली तो आप वर्ड यूज करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, लेकिन इस लिविंग ऑर्गेनिज्म में मोस्टली बैक्टीरिया और फंजाई वगैरह यूज की जाती हैं। तो हम यहां पे बात करेंगे बैक्टीरिया की, कि बैक्टीरिया यूज टू रिमूव एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स थ्रू देयर डिग्रेडेशन एंड रिमूवल। इसमें मैकेनिज्म क्या है कि बैक्टीरिया उन पॉल्यूटेंट्स के ऊपर एनारोबिक रिस्पायरेशन करेगा और इस एनारोबिक रिस्पायरेशन के थ्रू इन पॉल्यूटेंट्स को अल्टरनेट करेगा, इन पॉल्यूटेंट्स को अल्टर करेगा इनटू अदर मॉलिक्यूल्स व्हिच मे बी बेनिफिशियल फॉर अस। अब ये जो एनारोबिक रिस्पायरेशन स्पेशली करेगा वो आपके पास ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर में स्पेशली याद रखें पेट्रोलियम, जो ऑयल्स हैं हमारे पास डिफरेंट टाइप की, ये जो ऑयल इंडस्ट्री वगैरह होती है तो उसमें जो क्लीनिंग प्रोसेस होता है उसके लिए माइक्रोबियल कल्चर को यूज किया जाता है यानी बैक्टीरिया। इसी तरह हमारे पास ये ऑर्गेनिक मैटर में जो डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टिक्स हैं या डिफरेंट टाइप ऑफ आपके पास पॉलीमर्स हैं, लेकिन पॉलीमर्स आपके पास दो तरह के हैं, एक है बायोडिग्रेडेबल और एक है बायो नॉन डिग्रेडेबल, कि वो जिनको लिविंग ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज कर सके वो है बायोडिग्रेडेबल, लेकिन जिनको डिकम्पोज ना कर सके जैसे पुराने पॉलीथीन शॉपर्स होते थे, आजकल भी कॉमन है लेकिन हेयर इन अब उनके ऊपर बैन है, तो वो शॉपर्स नॉन बायोडिग्रेडेबल थे। आजकल की जो स्पेशल प्लास्टिक या स्पेशल पॉलीथीन शॉपर्स हैं वो बायोडिग्रेडेबल हैं। उनको केमिस्ट्री में आप कहेंगे पॉली बी हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट। ये पॉली बी हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट ऐसी प्लास्टिक है जिसको बैक्टीरिया डिकम्पोज कर सकता है। वैसे नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक के जो शॉपर्स वगैरह आपने अक्सर देखे होंगे कि वो फॉर लॉन्ग टाइम उन्हें कुछ होता ही नहीं है तो उसको कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। लेकिन आजकल जो पॉलीथीन शॉपर्स या प्लास्टिक बनती है वो बायोडिग्रेडेबल है और उसे केमिस्ट्री में कहते हैं पॉली बी हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट। तो इस तरह हमारे पास ऑर्गेनिक मटेरियल की डिकम्पोजिशन करके पॉल्यूशन को खत्म किया जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं बायो रेमिडिएशन। नेक्स्ट नंबर पे रोल ऑफ बैक्टीरिया इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। यह बड़ा कॉमन सा टॉपिक है, इसको हमने कई दफा डिस्कस किया कि फ्री नाइट्रोजन प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन गैस डायरेक्टली, प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब द प्रोसेस ड्यूरिंग विच मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन, कि वो नाइट्रोजन जो गैसियस फॉर्म में मॉलिक्यूलर फॉर्म में है उस मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को कन्वर्ट करना इनटू नाइट्राइट एंड नाइट्रेट्स। वैसे ये नाइट्राइट और नाइट्रेट्स की फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, लेकिन नाइट्रोजन फिक्सेशन का फर्स्ट स्टेप होता है कि नाइट्रोजन कन्वर्ट इनटू एमोनिया एंड देन एमोनिया कन्वर्ट इनटू नाइट्राइट एंड नाइट्रेट्स। तो अब
वो स्टेप जिसमें नाइट्रोजन को एमोनिया और फिर नाइट्राइट और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट किया जाए, इस स्टेप को कहा जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब जब कभी भी बायोलॉजी के स्टूडेंट से पूछो कि विच बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो उसने बस एक ही नाम रटा होता है, राइजोबियम। वो लिग्यूमिनस प्लांट्स के नोड्यूल्स में जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, राइजोबियम। तो ठीक है, लेकिन नॉट ओनली राइजोबियम, ये तो सिम्बायोटिक रिलेशन है राइजोबियम का विद लिग्यूमिनस प्लांट्स कि उनके नोड्यूल्स में राइजोबियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। लेकिन क्या दुनिया में सिर्फ नाइट्रोजन फिक्सेशन लिग्यूमिनस प्लांट्स में होगी या उनके लिए होगी? नहीं, बल्कि नॉन लिग्यूमिनस प्लांट्स के लिए जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं वो आपके पास है फ्रैंकिया। फ्रैंकिया, that gram-positive bacteria which are responsible for nitrogen fixation in non-leguminous plants। तो non-leguminous plants में यानी कि बगैर फली के, बगैर लिग्यूम प्लांट्स के जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होगी, जिनकी रूट्स में वो है फ्रैंकिया बैक्टीरिया, न सिर्फ रूट्स के साथ डायरेक्टली एसोसिएट होकर नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है, बल्कि फ्री लिविंग बैक्टीरिया भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। जिन फ्री लिविंग बैक्टीरिया में हमारे पास क्लोस्ट्रिडियम और एजोबैक्टर, ये वो बैक्टीरिया हैं जो फ्री लिविंग हैं, और दीज फ्री लिविंग बैक्टीरिया आल्सो इन्वॉल्व इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब हमारे पास ये क्लोस्ट्रिडियम और एजोबैक्टर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करेंगे इनटू नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स और अवेलेबल बनाएंगे टू प्लांट्स। नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास है रिसाइकलर। ये बड़ी कॉमन सी एग्जांपल है कि रिसाइकलर आर दोज बैक्टीरिया विच आर डिकम्पोजर। अब आप देखते हैं आपने इर्द गिर्द कि बहुत सारा वेस्ट मटेरियल, बहुत सारा डेड मटेरियल डिकम्पोज होकर दोबारा आपके पास जो है वो साइल में मिक्स हो जाता है। अब वो साइल में जब दोबारा मिक्स होगा तो वो इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ साइल या इंक्रीज साइल फर्टिलिटी। कि आपके पास जो भी ऑर्गेनिक मैटर होगा तो ऑर्गेनिक मैटर कैन नॉट डायरेक्ट एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स। याद रखें, आपने पढ़ा था कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हैविंग स्लो एक्शन रेट। व्हाई? बिकॉज ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स या ऑर्गेनिक मैटर कैन नॉट डायरेक्टली एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स। द फर्स्ट organic matter decompose and then convert into minerals and then minerals absorbed by the plants। जब तक साइल के अंदर मिनरलाइजेशन नहीं हुई तो उस ऑर्गेनिक मैटर का कोई फायदा नहीं है। उस ऑर्गेनिक मैटर को रिसाइकिल करेगा इनटू मिनरल्स और मिनरल से फिर आपके पास वो प्लांट्स एब्जॉर्प्शन करेंगे तो तब वो साइल फर्टिलिटी इंक्रीज होगी। रिसाइकलिंग में हमारे पास जो हैं वो जितने भी बायो जियोकेमिकल साइकिल्स हैं उनमें स्पेशली नाइट्रोजन साइकिल, सल्फर साइकिल, फास्फोरस साइकिल, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल में बैक्टीरिया का रोल कहीं नहीं कहीं होता है जरूर। तो ये जो है सिंपली कि जो भी ऑर्गेनिक मैटर होगा उसको दोबारा मिनरलाइज्ड करके प्लांट्स को अवेलेबल करेगा, प्लांट्स दोबारा उसे एब्जॉर्ब करके फूड बनाएंगे, फूड से दोबारा जो है वो डिकम्पोज या डेड मटेरियल बनेगा या वेस्ट मटेरियल बनेगा, वो दोबारा रिसाइकल्ड होगा। तो सिंपली रिसाइकल आर डिकम्पोजर बैक्टीरिया और डिकम्पोजर बैक्टीरिया आर मोस्टली सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया। नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास बैक्टीरिया इज अ सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो a large group of gram-positive bacteria स्पेशली एक्टिनोमाइस, जिनकी दो टाइप्स स्ट्रिप्टोमाइस और आपके पास यूरोमाइस जो हैं वो एंटीबायोटिक का सोर्स हैं। आप सब लोगों ने एंटीबायोटिक का नाम सुना हुआ है कि दोज केमिकल्स या दोज केमिकल मॉलिक्यूल्स which produced in living organism and used to kill living organism। जैसे डायमंड कट्स डायमंड वाला फ्रेज है, इसी तरह एंटीबायोटिक्स डायमंड कट्स डायमंड फ्रेज के एक्शन पे वर्क करती हैं कि दीज ड्रग्स
these chemical produced by bacteria and used to kill either bacteria or other microorganism, जिसमें बैक्टीरियल कॉमन एंटीबायोटिक में स्ट्रिप्टोमाइसिन और यूरोमाइसिन है, और भी कई सारी हैं। इसी तरह बैक्टीरिया आल्सो यूज फॉर इंडस्ट्रियल प्रोसेस या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, बैक्टीरिया यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ विनेगर, मीन्स दैट एसिडिक एसिड, एसीटोन, लैक्टिक एसिड, अल्कोहल, several vitamins, flavoring of tobacco, coffee and leather industry। तो ये जितने भी नाम हैं, इनकी मैन्युफैक्चरिंग में बैक्टीरिया का डायरेक्ट रोल होगा। एसिडिक एसिड फॉर्मेशन एसीटोन, लैक्टिक एसिड तो आपने डायरेक्ट एनारोबिक रिस्पायरेशन में पढ़ा, इसी तरह एनारोबिक रिस्पायरेशन में अल्कोहल। विटामिन प्रोडक्शन में आपको याद होना चाहिए विटामिन बी एंड के। फिर उसके बाद टोबैको फ्लेवरिंग, ये जो स्मोक के डिफरेंट फ्लेवर्स होते हैं, और कॉफी और लेदर टैनिंग, ये जो इनको नर्म किया जाता है और इनसे डिफरेंट प्रोडक्ट्स स्पेशली लेदर से बनाए जाते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं टैनिंग। नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास रोल ऑफ बैक्टीरिया, पॉजिटिव बेनिफिशियल रोल ऑफ बैक्टीरिया इन डेयरी प्रोडक्ट्स, जैसे योगर्ट फॉर्मेशन, मिल्क से योगर्ट फॉर्मेशन जो है वो आपके पास थ्रू बैक्टीरियल एक्शन होती है। इसी तरह चीज फॉर्मेशन, इसी तरह बटर फॉर्मेशन। तो ये जितनी भी बेकरी या डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, उनकी डेवलपमेंट के लिए बैक्टीरियल एक्शन का होना जरूरी है। नेक्स्ट नंबर पे बायोफ्यूल। अब हमारे पास अल्कोहल और मीथेन जो है वो रिप्लेसमेंट है फॉसल फ्यूल्स के। फॉसल फ्यूल्स मीन्स जो आपके पास कोल वगैरह या पेट्रोल या डीजल है, उनकी अल्टरनेटिव जो फॉसल फ्यूल का रिप्लेस्ड है वो आपके पास है बायोगैस और अल्कोहल, स्पेशली अल्कोहल। तो ये जो है वो आपके पास बैक्टीरिया मीथेन गैस और अल्कोहल प्रोड्यूस करता है, जो कि बायोफ्यूल के तौर पे यूज किए जा सकते हैं। नेक्स्ट नंबर पे लास्ट बट नॉट लीस्ट कमेंसलिज्म। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, कमेंसलिज्म। ये कमेंसलिज्म बेसिकली सिम्बायोसिस की टाइप है। कमेंसलिज्म द एसोसिएशन बिटवीन टू लिविंग ऑर्गेनिज्म इन विच वन गेट बेनिफिट बट अदर नाइदर हार्म्ड और नॉट बेनिफाइड। वो एसोसिएशन जिसमें एक पार्टनर को तो बेनिफिट मिले लेकिन दूसरे को ना फायदा हो ना नुकसान हो। अगर दूसरे को नुकसान हो तो उसे हम लोग कहेंगे पैरासिटिज्म, अगर दूसरे को भी फायदा हो उसको कहेंगे म्यूचुअलिज्म। लेकिन ऐसे रिलेशन जिसमें एक दूसरे के लिए एक्शन करे बेनिफिशियल एस्पेक्ट में, रिटर्न में एज सच उसे कोई मेजर फायदा ना हो एक्सेप्ट शेल्टर। जैसे हमारी इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया प्रोड्यूस विटामिन बी एंड विटामिन के, ये इसका कमेंसलिज्म रिलेशन है। ये कमेंसलिज्म क्यों है? इंटरेस्टिंग बात ये कि these bacteria produced vitamin not for our body, these vitamin produced for bacterial cell। ये बैक्टीरिया अपनी जरूरत के लिए विटामिन बी और विटामिन के की प्रोडक्शन करता है। ये हमारे लिए नहीं बल्कि ये अपनी जरूरत के लिए करता है, लेकिन इसकी जरूरत से ये ज्यादा होने के बाद हमारी इंटेस्टाइन इसको एब्जॉर्ब कर लेती है, तो लिहाजा ये हमें भी अवेलेबल हो जाते हैं। इसी तरह इंटरेस्टिंग चीज है सेलुलेस। अब आपको पता है कि स्पेशली हर्बीवोर्स जो हैं उनकी फीडिंग होती है सेलुलोज कंटेनिंग प्लांट्स पे, जिनका मेजर कंटेंट ही सेलुलोज होता है। अब वो सेलुलोज की डाइजेशन ह्यूमन बॉडी में नहीं हो सकती क्योंकि हमारी बॉडी में सेलुलोज एंजाइम नहीं है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि एनिमल्स की बॉडी, एनिमल्स के जीन में भी सेलुलेज एंजाइम सिंथेसाइज करने की कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन एनिमल्स स्पेशली हर्बीवोर्स सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं और करते हैं। क्यों? उनमें खुद सेलुलोज नहीं बनता, सेलुलेज नहीं बनता, लेकिन वो सेलुलेज जो है ये प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया इन इंटेस्टाइन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ एनिमल्स, प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया।
ये जो सेलुलोज है ये बैक्टीरिया प्रोड्यूस्ड करता है इन द इंटेस्टाइन ऑफ हर्बीवोर्स प्लांट एनिमल्स, और इसलिए वो इस एंजाइम की मौजूदगी में जो सेलुलोज खाते हैं उसको डाइजेस्ट किया जाता है। तो यहां तक थे हमारे पास बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स ऑफ बैक्टीरिया। होपफुली आपने लर्न किया होगा। फिर भी अगर किसी का कोई मसला हो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसे पॉजिटिवली रिप्लाई किया जाएगा। थैंक्स यू वेरी मच।